अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों अर्थात अपने टीचर, पेरेंट्स के रगों और दिलों की धड़कनों में धड़कने वाले विद्यार्थियों, मैं आपका, आपके पेरेंट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति 100% समर्पित होंगे। आज कक्षा 9 की पुस्तक व्याकरण के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे किसी बड़े शख्स की आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे किसी बड़े शख्स की शख्सियत की। विद्यार्थियों, बड़ा शख्स बड़े आसानी से बड़ा नहीं होता, उसके पीछे कम से कम चौथाई सदी की रियासतें, मशक्क़तें और इल्मी दौलतें होनी चाहिए, तब जाकर किसी की शख्सियत को कोई शख्स तस्लीम करता है, अर्थात उसे तवज्जो देता है, उसका रिस्पेक्ट करता है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं आज कक्षा 9 के व्याकरण की दुनिया में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। विद्यार्थी, तेरे कदमों में तेरी शान, तो खुद को पहचान। आइए पहचानने का प्रयास करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद यानी अर्थ, कोई भी वाक्य, दृष्टि का मतलब होता है नजरिया, देखने का नजरिया। किस नजरिए से? अर्थ की दृष्टि से। मतलब आप कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप सामने वाले से पूछते हैं इसका मतलब उसका अर्थ जानना चाहते हैं, अपनी दृष्टि से उसका अर्थ क्या होगा ये जानने का प्रयास करते हैं उस वाक्य में। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं उसको हम जानेंगे। सबसे पहले वाक्य का स्वरूप, वाक्य के स्वरूप पर चर्चा कर लेते हैं कि वाक्य का स्वरूप क्या होता है। स्वरूप का मतलब वाक्य का स्व माने सेल्फ का रूप कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। जब भी हमें अपने मन की बात, जैसे प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं, दूसरे की मन की बात तो सुनते नहीं, अपने मन की बात बता देते हैं। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। मन की बात में तो मोदी वाक्य ही बोलते हैं, अर्थपूर्ण वाक्य। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों अर्थात पदों, वही शब्द जब वाक्य में मिलते हैं तो पद बन जाते हैं। वाक्य विभिन्न पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है। पर वाक्य में आए सभी घटक यानी जितने भी शब्द हैं वो परस्पर आपस में मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अगर कोई वाक्य अर्थ न बताए तो न बोलने वाले का कोई मतलब है, न ही सुनने वाले का कोई मतलब रह जाता। जैसे हर व्यक्ति का समाज में कहीं न कहीं कोई महत्व तो अवश्य है, उसी तरह हर वाक्य का एक अर्थ होना चाहिए। भाषा की वह लघुत्तम इकाई मतलब छोटी इकाई जिसके माध्यम से वक्ता, भाषा की वह लघुत्तम इकाई वर्ण है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं और शब्दों को मिलाकर व्याकरण सम्मत हम वाक्य बनाते हैं। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है। संप्रेषण मतलब पहुंचाना, पहुंचाता है। जब बोलेंगे तो पहुंचाएंगे हम अपनी बात, वाक्य कहलाता है।
वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य की रचना पदों एवं पदबंधों के योग से होती है। वाक्य की रचना, रचना माने बनावट, यानी वाक्य जब बनाया जाता है तो पद माने शब्द, शब्दों को आपस में मिलाया जाता है। यह बात समझ में आ गई। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। हर वाक्य पूर्ण भी होता है, स्वतंत्र भी होता है। अगर वाक्य पूर्ण न हो, कोई अर्थ न दे, तो फिर उस वाक्य का कोई मतलब नहीं रह जाता। और स्वतंत्र होता है, कहीं भी उसका यूज आप कर सकते हैं सोच समझकर। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। मतलब ये वाक्य की विशेषता है, ठीक है। अपने भाव या विचार को वो प्रकट करने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है सफेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सफेद जूते में यह क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सिर्फ सफेद जूते से इसका अर्थ नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि यहां किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिससे वक्ता बताना चाहता हो। जबकि अगर यह वाक्य बोला जाए मुझे सफेद जूते खरीदने हैं, यहां तो वाक्य कंप्लीट हो गया। मतलब वो कहना क्या चाहता है, एक पूर्ण वाक्य है, अर्थात यह एक पूर्ण वाक्य हो गया, क्योंकि यहां सफेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टतः प्रकट हो रहा है। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद ज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शीला अध्यापिका है, यह तो क्लियर हो रहा है कि कहने वाला क्या कहना चाहता। शीला अध्यापिका है, कोई सामान्य नहीं, एक टीचर है। हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियां फिल्म देखने जा रही हैं। मतलब जितनी भी लड़कियां हैं वो सब के सब कहाँ जा रही हैं, फिल्म देखने जा रही हैं। मजदूरों ने पेड़ काट दिए हैं, यह भी एक अर्थ दे रहा है। हम लोगों ने माता जी को सब रुपए दे दिए थे, यह भी एक अर्थ दे रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ऊपर के इन उदाहरणों को देखकर वाक्य के बारे में कुछ और बातों का भी ज्ञान होता है। वाक्य में कोई भी शब्द किसी भी रूप में न आकर व्याकरणिक नियमों में बंध कर आता है। मतलब कोई भी वाक्य व्याकरण के नियमों में बंधा होता है। संज्ञा, सर्वनाम, एक वचन, बहुवचन, कारक, मतलब जितने भी नियम है उस नियम में बंध कर ही हम बोलते हैं। जैसे हम कहें भैंस जा रहा है, औरत आ रहा है, ये तो व्याकरण सम्मत नहीं है, क्योंकि भैंस क्या है, स्त्रीलिंग है, तो भैंस आ रही है। औरत स्त्रीलिंग है, तो औरत आ रही है। तो व्याकरण नियमों में बंध कर आता है। साथ ही हर शब्द का एक अपना क्रम होता है, सीक्वेंस होता है कि वो किसके बाद कब आएगा। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर आता है, कोई शब्द कर्ता के स्थान पर भी आ जाता है, काम करने वाले के स्थान पर, तो कोई कर्म के स्थान पर आ जाता है, तो कोई क्रिया के स्थान पर, तो कोई पूरक का काम करता है, यानी वाक्य को पूरा करने का काम करता है। अगर वह शब्द न हो उस वाक्य में तो वाक्य कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। फिर इन शब्दों के बीच परस्पर अन्विति होती है। अन्विति का मतलब संगति होती है, ठीक है। वे लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं। मतलब व्याकरणिक कोटियों मतलब वो क्रम के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित कर लेते हैं। इस प्रकार वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। जैसे वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। ठीक, जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। तो ये तो कम बता रहा है कि कहना क्या चाहता है। वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य की रचना शब्दों के योग से, जब शब्द आपस में मिलेंगे तो वही शब्द पद बन जाते हैं वाक्य में। जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक वाक्य कंप्लीट
नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? वाक्य में आने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है कि किसके बाद क्या आएगा। जैसे राम खाना खाता है, अब हम ये कहें खाता खाना राम, ये तो गलत हो जाएगा। कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। जैसे राम खाना खाता, राम उद्देश्य है और खाना खाता ये क्या है? विधेय है, जो आपको पढ़ाया जा चुका है। मतलब हर एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। बिना उद्देश्य और विधेय का वाक्य कंप्लीट नहीं हो सकता। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। तो हम 9th में अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, रचना के आधार पर नहीं। इसको पढ़ाया जा चुका है क्लास 8 में। प्रस्तुत अध्याय में कक्षा 9th के पाठ्यक्रम के अनुसार केवल अर्थ के आधार पर होने वाले वाक्यों के भेदों की चर्चा की जा रही है। अर्थात हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं: कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। ठीक है, विधान मतलब एक नियम के तरह वाक्य का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य, जिसमें ना शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। राम नहीं जाएगा, राम नहीं खाएगा। आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाती है। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जाता है। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। संदेहवाचक, जिसमें संदेह होता है, असमंजस। विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक वाक्य, इसमें आश्चर्य प्रकट किया जाता है। और 8वां है संकेतवाचक, जिसमें इशारा किया जाता है। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। अब नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके उदाहरण के द्वारा हम पूरी चर्चा करेंगे और पूरा अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद हैं, उस 8 भेदों को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में स्वागत है। और इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।